दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के अंदर जो हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और हम बात करने वाले इस वीडियो में निवारक निरोध की। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और चल रहा है हमारा दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकारों में हम समानता के अधिकार की चर्चा कर चुके हैं, हम स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा कर चुके हैं। और स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करते हुए जो आर्टिकल 22 हमने देखा था, उस आर्टिकल 22 के अंदर एक शब्द आया था और वो शब्द था निवारक निरोध। निवारक निरोध। तो ये निवारक निरोध क्या है, इसके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों आर्टिकल 22 के खंड 4 में ये निवारक निरोध जो शब्द है उसकी चर्चा की गई है। और यह भारतीय संविधान में सबसे अधिक विवादास्पद धारा भी इसको हम कहते हैं। दोस्तों संविधान में निवारक निरोध की परिभाषा की अगर बात की जाए तो परिभाषा इसकी नहीं दी गई है। फिर भी निवारक निरोध से क्या तात्पर्य दिया गया है, निवारक निरोध के बारे में कहा गया है कि साहब निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव में क्या है, किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंदी है। देखिए, आप इसकी जब परिभाषा देखेंगे तो इसकी परिभाषा के अंदर दो चीज़ें आप देखेंगे। क्या देखेंगे कि एक तो अपराध किए जाने से पूर्व और दूसरी बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के। क्या है, नज़रबंदी है। यानी निवारक निरोध का उद्देश्य क्या हुआ, व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है उसे अपराध करने से रोकना। यानी अपराध करने से पूर्व ही उसे आप नज़रबंद कर दें, ऐसी कंडीशन में वह अपराध करने लायक ही नहीं रहेगा। तो ये जो मेन तथ्य है इसके अंदर वो निकलकर सामने आता है निवारक नज़रबंदी के अंदर। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखनी होगी कि निवारक जो नज़रबंदी है उसके अंदर यह बात एक विशेष रूप से महत्व देती है कि निवारक निरोध सामान्य काल और संकट काल दोनों के अंदर लागू होगा। यानी ऐसा नहीं है कि संकट काल में ही लागू होगा, ऐसा नहीं है कि सामान्य काल में लागू हो, लेकिन सामान्य काल व संकट काल दोनों के अंदर ही ये लागू होगा। और दोस्तों ये बात और आप देख लें कि विश्व में अन्य किसी भी जो कोई देश है जहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था जो है वो नहीं पाई जाती है निवारक निरोध के नाम से। अब हमने कहा कि सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू होगा, तो आखिर ऐसे कौन से आधार हैं जिनके कारण ये सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू होता है। तो दोस्तों निवारक नज़रबंदी का आधार क्या है, इसका आधार है राज्य की सुरक्षा। और दूसरा आधार क्या है, लोक व्यवस्था। राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था ये बनाए रखना। तीसरा इसका आधार क्या है, समुदाय की आवश्यक सेवाओं की पूर्ति को बनाए रखना।
देखिए ये इसके आधार हैं कि आखिर ये निवारक नज़रबंदी लगाई क्यों जाती है। और एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ हम ले सकते हैं कि जो हमारे रक्षा है, विदेश संबंधी अथवा भारत की सुरक्षा से संबंधित आधारों पर किसी भी व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी में लिया जा सकता है। देखिए निवारक नज़रबंदी के आधार क्या हुए, कैसे व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी में लिया जाता है। दोस्तों राज्य की सुरक्षा पहला ये कार्य हुआ जहाँ पर निवारक नज़रबंद किया जा सकता है। लोक व्यवस्था की स्थापना के लिए, समुदाय की आवश्यक सेवाओं की पूर्ति को बनाए रखने के लिए, रक्षा, विदेश संबंधी और भारत की सुरक्षा से संबंधित अगर कोई आधार है तो ऐसी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी में लिया जा सकता है, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो। अगर उससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा महसूस होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी कंडीशन में निवारक नज़रबंद किया जा सकता है। दोस्तों आपने भी जम्मू कश्मीर की स्थिति आपने देखी होगी। जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो आर्टिकल 370 को हटाने की स्थिति में चाहे आप महबूबा मुफ्ती की बात कर लीजिए, चाहे उमर अब्दुल्ला की बात कर लीजिए, चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला की बात कर लीजिए, या फिर अलगाववादी कई जो नेता थे उनकी बात कर लीजिए, उनको इसीलिए नज़रबंद कर दिया गया कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे 370 हटे और उस कंडीशन में वहाँ के लोगों के खिलाफ, वहाँ के लोगों को भ्रामक रूप से भड़काने की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो लोग थे उनको नज़रबंद कर दिया गया और धीरे धीरे फिर उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन ये उस समय के लिए एक ज़रूरी आवश्यक जो कदम था वो उठाया गया। अब अगर हम बात करें कि निवारक नज़रबंद जो है वो किया किस प्रकार जा सकता है, तो कुछ इसमें नज़रबंद के तरीके आपको देते जाते हैं। हम यूँ कहते हैं कि क्या प्रकार हैं इसके। जैसे कि दोस्तों 3 प्रकार से ये निवारक नज़रबंदी की जा सकती है। एक तो किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक निवारक नज़रबंदी में रखा जा सकता है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक भी रखा जा सकता है। और तीसरी चीज़, निवारक नज़रबंदी में संसद को यह शक्ति है कि वह किसी भी व्यक्ति को अधिकतम समय के लिए नज़रबंद रखने के लिए विधि निर्मित करे। देखिए 3 तरह से इसमें बात की गई है। एक तो कि साहब 3 महीने तक निवारक नज़रबंद कर दो। दूसरी ये कि 3 महीने से अधिक भी किया जा सकता है अगर आवश्यकता पड़े। और तीसरी ये कि संसद को ये शक्ति है कि वह किसी भी व्यक्ति को अधिकतम समय के लिए निवारक नज़रबंद रखने के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। अब देखिए निवारक नज़रबंदी इस प्रकार की तो जा सकती है, लेकिन निवारक नज़रबंदी में रखे गए व्यक्ति के लिए प्रावधान क्या क्या है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। दोस्तों इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसकी विस्तृत जो चर्चा है वो यहाँ पे कर रहे हैं। कई बार इससे निवारक नज़रबंदी से जुड़े हुए जो प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं और ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी कंडीशन निवारक नज़रबंदी से जुड़ी हुई नहीं है।
तो ये आर्टिकल 22 जो है वो आर्टिकल 22 से जुड़ी हुई ये सारी चीज़ें हैं, उसके खंड 4 से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर इसका अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक बात ये कर रहे हैं कि निवारक नज़रबंदी में रखे गए व्यक्ति के लिए प्रावधान क्या क्या है। देखिए क्या क्या प्रावधान है निवारक नज़रबंदी में रखे गए व्यक्ति के लिए। तो इसमें अगर प्रावधानों की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि निवारक नज़रबंदी में रखे गए किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक बंदी बनाने के लिए उसे एक समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। समिति के समक्ष उसे प्रस्तुत करना होगा, यानी एक समिति बनाई जाएगी, उस समिति के समक्ष उसे प्रस्तुत करना होगा कि साहब इसको 3 महीने से अधिक बंदी बनाना है। और उस समिति का चेयरमैन कौन होगा? उस समिति का चेयरमैन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वाला होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वाला वह व्यक्ति होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो क्या हुई कि साहब अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक बंदी बनाना है तो उसको एक समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और उस समिति का जो चेयरमैन होगा वो ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की है। दूसरी क्या महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कि जो व्यक्ति निवारक नज़रबंद किया जा रहा है उस व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी में रखे जाने का कारण जो है वो पूछा जाएगा, और नज़रबंदी के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार भी उसे प्राप्त होगा। क्या होगा देखिए, एक तो निवारक नज़रबंदी में रखे गए व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी में रखे जाने का कारण पूछा जाएगा कि भाई इसे क्यों रखा जा रहा है, और उसे नज़रबंदी के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार भी प्राप्त होगा। देखिए नज़रबंद क्यों रखा जा रहा है ये कारण बताना होगा, और दूसरा नज़रबंदी से रखी जाती है तो उस नज़रबंदी के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार भी जो है प्राप्त होगा। ये चीज़ भी यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, जो नज़रबंद व्यक्ति रखा गया उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। और तीसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, यदि नज़रबंदी में मान लीजिए कोई व्यक्ति रखा जाता है और उसको कारण बताना सार्वजनिक हित के अगर विरुद्ध हो तब उसे कारण नहीं बताया जाएगा। यहाँ पे तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ कारण बता दिया जाए, लेकिन अब कारण को नहीं बताने का क्या कारण है, नहीं बताने के लिए यदि नज़रबंदी में रखे गए व्यक्ति को कारण बताना किसके हित में ना हो, सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो, तब उसे क्या नहीं करना होगा, तब उसे कारण नहीं बताया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। और नेक्स्ट क्या है, इसका निर्माण कौन करेगा, इसका निर्माण संसद
या फिर वहाँ की जो विधान सभा है उस राज्य की, उस विधान सभाओं द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है। और इसका निर्माण कब हो सकता है? इसका निर्माण शांति काल में भी हो सकता है साहब, शांति काल में भी इसका निर्माण हो सकता है। क्योंकि अभी हमने पूर्व में क्या बात की थी कि सामान्य काल और संकट काल दोनों ही परिस्थिति के अंदर निवारक नज़रबंद कानून जो है वो लागू किया जा सकता है, लागू होगा दोनों में ही। ठीक है। अब देखिए संघ सरकार द्वारा कौन कौन से निवारक नज़रबंदी के कानून जो है बनाए गए हैं। कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न कि कौन कौन से अब तक कानून बने हैं। तो संघ सरकार द्वारा बनाए गए निवारक नज़र बंदी के कानून कौन कौन से कानून हैं? देखिए पहले अगर कानून की बात की जाए तो भारत में निवारक नज़रबंदी का पहला कानून बंगाल अधिनियम 1818 में किया गया। पहला कौन सा बना? बंगाल अधिनियम 1818। दूसरा अगर बात किया जाए तो भारत रक्षा अधिनियम 1939 ये बना, जो कि स्वतंत्रता के बाद भी लागू था। फिर अगर बात की जाए तो निवारक निरोध अधिनियम ये 1950, ये स्वतंत्र भारत का पहला नज़रबंदी कानून था। स्वतंत्र भारत का पहला नज़रबंदी कानून कौन सा? निवारक निरोध अधिनियम। इसके बाद एक कानून बना 1971 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने मीसा का निर्माण किया। मीसा बोले तो ये था दोस्तों, अगर फुल फॉर्म की हम बात करें, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, इसका निर्माण किया। इसका निर्माण किया जो समाप्त कब हुआ? 44वें संविधान संशोधन से 1978 में समाप्त हो गया। ठीक है। फिर और बात करें हम, एक एक्ट बना कोफेपोसा। कोफेपोसा, और कोफेपोसा की अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974। एक ये बनाया गया विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक
अधिनियम 1974। तो ये दोस्तों एक कानून और लाया गया जो आर्थिक क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा की श्रेणी से जुड़ा हुआ था, और ये इसलिए लाया गया क्योंकि तस्करों के लिए नज़रबंदी जो था उस नज़रबंदी को यहाँ पर लागू कर दिया गया, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसे लाया गया। बाद में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश और कानून की वैधता को भी स्वीकार यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाया गया 1980 में। एक था दोस्तों टाडा, और टाडा की फुल फॉर्म क्या थी? टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1985, 1985 का ये कानून टाडा। और ये टाडा क्यों लाया गया? जो आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां थी उनको रोकने के लिए ये कानून लाया गया, और इस कानून को दोस्तों 1995 में समाप्त कर दिया गया। 1995 में समाप्त कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि सरकार के द्वारा, कई सरकार जब चेंज हो जाती है तो राज्यों की सरकारें जो है टाडा के प्रावधानों का दुरुपयोग करती, और ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए बाद में इसे लागू नहीं रखा गया। 1995 में इसे हटा दिया गया। उसके बाद एक आया पोटा। और पोटा की फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ये पोटा 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जुड़े हुए टॉपिक थे जो किससे जुड़े हुए थे? निवारक निरोध से जुड़े हुए ये बिंदु थे। तो यहाँ पे हमारा ये निवारक निरोध जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार की। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये जुड़ा हुआ आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसकी हम बात करते हैं। अब दोस्तों भारत का जो संविधान है, भारत में एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। संविधान का अनुच्छेद जो 23 और 24 है उसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकेगा। और आर्टिकल 23 क्या कहता है यहाँ पर? अगर आर्टिकल हम 23 की बात करें तो आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम प्रतिबंधित है, और इनका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। और क्या कहा गया इसमें? लेकिन यहां पर एक चीज हमें देखनी होगी कि अगर राज्य के द्वारा सार्वजनिक
उद्देश्यों के लिए कोई अनिवार्य सेवा आरोपित की जाए तो यह उपरोक्त अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, उल्लंघन नहीं होगा। ये चीज़ भी ध्यान देनी होगी। अगर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई कार्य सौंपा जा रहा है, कोई अनिवार्य सेवा दी जा रही है, तो वो इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन साथ में ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कोई धर्म, जाति, वर्ग इनसे जुड़ा हुआ कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाए। ये चीज़ जो है वो ध्यान रखनी होगी। और यहाँ पर एक शब्द आया मानव दुर्व्यापार। तो इस मानव दुर्व्यापार में देखिए क्या क्या शामिल है। मानव दुर्व्यापार जो है ये काफ़ी विस्तृत शब्द है। तो इस मानव दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है दोस्तों, इसमें शामिल है कौन? इसमें शामिल है पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री। कि साहब आप किसी पुरुष को, महिला को, बच्चों को वस्तु के समान नहीं खरीद बेच सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे मानव दुर्व्यापार में शामिल है। दूसरी चीज़ क्या शामिल है? मानव दुर्व्यापार में शामिल है कि आप महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, अनैतिक दुर्व्यापार। और इस अनैतिक दुर्व्यापार में क्या शामिल है? वेश्यावृत्ति भी इसमें शामिल है। ये कार्य इनसे नहीं करवाया जा सकता है, अनैतिक रूप से दुर्व्यापार इनका नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा देवदासी, देवदासी और दास ये दुर्व्यापार में शामिल है। तो इस प्रकार ये जो व्यक्ति हैं इनको इस प्रकार मानव दुर्व्यापार में शामिल नहीं किया जा सकता है। और इस तरह का अगर कोई कार्य किया जाता है तो फिर संसद ने एक कानून भी बनाया है। और कानून का नाम क्या है दोस्तों? अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 ये बनाया गया था। यहीं पर एक शब्द आया बेगार। बेगार का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जिसके तहत जैसे मान लीजिए भारत में एक व्यवस्था थी दोस्तों कि क्षेत्रीय जमींदार जो था, क्षेत्र विशेष का जमींदार कभी कभी अपने नौकरों को या फिर उधार लेने वालों को बिना कोई भुगतान किए ही कार्य कराते थे। ये क्या है? ये बेगार है। तो ऐसे बेगार के लिए और साथ साथ में बलात् श्रम यानी बलपूर्वक बंधुआ मजदूर बनाना, ये सारे क्या है? ये इस पे रोक लगाई गई है। बलात् श्रम क्या हुआ? बलात् श्रम का मतलब क्या है? बलात् श्रम का मतलब है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम लेना, किसी व्यक्ति की इच्छा विरुद्ध उससे काम लेना, ये बलात् श्रम की परिभाषा में आता है। तो 3 शब्द हमने देखे जिनके ऊपर प्रतिबंध आर्टिकल 23 में लगाया गया और तीनों को हमने यहाँ पे देखा कि बलात् श्रम में किस प्रकार किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है और फिर भी आप उसको काम में ले रहे हो। दोस्तों बलात् श्रम में केवल हम बात करें तो शारीरिक और कानूनी बलात् श्रम की स्थिति ही शामिल नहीं है। अगर इसमें आर्थिक परिस्थितियों में भी जो स्थिति है वो ली जाती है, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी और कम काम कराना, ये भी इसमें ही शामिल है कि आप किससे काम तो पूरा ले रहे हो और मजदूरी उसे न्यूनतम दे रहे हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बलात् श्रम की परिभाषा के अंतर्गत ही आता है। तो इसके लिए कई कानून यहाँ पर बनाए गए, जैसे कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976 बनाया गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 बनाया गया, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 बनाया गया, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाया गया।
ये कुछ नियम जो है बनाए गए। और यहाँ पर हमने इसका अपवाद के रूप में ये बता दिया कि इसका अपवाद क्या है। ये इसका अपवाद है कि अगर राज्य को यह अनुमति है कि अगर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा कोई करवाई जाती है तो वह करवाई जा सकती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि सैन्य सेवा है या सामाजिक सेवा है, ये जो है ये किसी धन को नहीं देते हुए भी ये कार्य करवाया जा सकता है। पर यहाँ पे एक चीज़ का ही ध्यान रखना होगा जिसकी हमने अभी पूर्व में बात की थी कि किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से ये जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में यहाँ रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात की किसकी, आर्टिकल 23 की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की। 24 और आर्टिकल 24 क्या कहता है। आर्टिकल 24 कहता है कि साहब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री, खान या अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। यानी कारखानों आदि के अंदर बालकों के कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी 14 वर्ष या उससे कम का कोई बालक है तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या नहीं किया जाएगा, कारखानों या खदानों में या जोखिम भरे कार्यों के लिए नौकर बनाकर नहीं रखा जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी होगी। और ये जो आर्टिकल 14 है ये व्यक्ति को राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है, ये आर्टिकल 24। दोस्तों, बाल श्रम अधिनियम 1986, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। इसके अलावा नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951, इसके अलावा बीड़ी सिगार कर्मकार अधिनियम 1966। ऐसे कई प्रकार के जो है अधिनियम बनाए गए हैं जिनके अंदर कहा गया है कि आप बालकों को किसी ऐसे कार्य के अंदर जो उनकी जीवन को संकट उत्पन्न करते हों तो ऐसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कार्य पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है। और 1996 में 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की भी स्थापना का निर्देश दिया, जिसके अंदर प्रति बालक 20,000 रुपये जमा कराने का प्रावधान जो है वो दिया गया। यहीं पर हम बात करें 13 मई 2015 की। दोस्तों, 13 मई 2015 को बाल श्रम कानून में संशोधन किया गया। बाल श्रम कानून में संशोधन किया गया और इसके अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर केंद्रीय कैबिनेट ने बाल श्रम कानून में संशोधन को मंजूरी दी और 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों को, 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों को पारिवारिक कारोबार में काम करने की छूट दी है। काम करने की छूट दे दी। सब पारिवारिक काम तो कर सकते हैं, पारिवारिक कारोबार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कारोबार क्या नहीं हो, ऐसा कारोबार या फिर कोई उद्योग क्या नहीं करे, शरीर या स्वास्थ्य के लिए
नुकसान पहुंचाने वाला ना हो, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। यानी ये संशोधन तो कर दिया गया कि साहब पारिवारिक कारोबार के अंदर जो 14 वर्ष की आयु के बालक हैं वो काम कर सकते हैं, जो परिवार का उद्योग है उसे संभाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ये भी कहा गया कि ऐसा कार्य जो है वो कैसा नहीं हो, उसके शरीर या स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला नहीं हो, तब तो ऐसा कार्य किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब यहीं पे एक बात कर लेते हैं, बाल श्रम संशोधन 2016। बाल श्रम संशोधन 2016 के अंदर क्या कहा गया, ये बाल श्रम अधिनियम 1986 को यहाँ पर संशोधित किया गया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर कर दिया गया बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, ये इसका नाम रख दिया गया। पूर्व में क्या नाम था इसका, पूर्व में नाम था बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986, जिसका नाम कर दिया गया बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 कर दिया गया। और क्या कहा गया, संशोधन अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है, रोजगार निषिद्ध करता है। पहले कितना था ये, पहले था 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं पर, तो अब किस पे कर दिया गया, अब इस संशोधन के बाद सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार को निषेध कर दिया गया। और फिर इसको पुनः संशोधन किया गया। पुनः संशोधन अधिनियम किशोरों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। ठीक है, पुनः संशोधन कर दिया गया। तो पहले सभी में कर दिया गया था, बाद में खतरनाक जितने भी व्यवसाय थे उनमें किया गया, क्योंकि बाद में क्या कहा गया, हमने यहाँ पे बात की कि पारिवारिक कारोबार के अंदर काम ये कर सकते हैं। ठीक है, और दंड का प्रावधान भी किया गया, जो इसका उल्लंघन करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान है। और दंड का प्रावधान किस रूप में है, दंड का प्रावधान है 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद अथवा 20,000 से 50,000 तक जुर्माना या अपराध दोहराने की स्थिति में क्या होगा, दोहराने की स्थिति में कैद की अवधि जो है कितनी हो जाएगी, 1 से 3 वर्ष की होगी। देखिए इतना कठोर ये प्रावधान कर दिया गया। तो ये था दोस्तों आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, जिसके अंदर हमने चर्चा की कि साहब आर्टिकल 23 के अंदर तो मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम प्रतिबंधित है, और आर्टिकल 24 के अंदर हमने बात की कि 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों को फैक्ट्री, खान या अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। हाँ, पारिवारिक कार्य करने की इनको छूट दी गई, लेकिन जो इनके शरीर को हानि पहुंचाने वाली हो, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली हो, ऐसे कार्य नहीं इनसे करवाए जाएंगे। ये चीज़ ध्यान देनी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।